So in determinant, if we want to have some short trick, then this is one of the short trick as a Sorus law. Suppose that this is A1, B1, C1. We solve this determinant as A1, this is expansion of determinant along first row. This is expansion A1, बराबर है। उसी तरह से सेकंड रो आएगा, सेकंड उसी तरह से सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट ये नॉर्मल तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। हम ऐसे ही सॉल्व हम करेंगे बोर्ड में भी, और जब हम जेई में सीईटी में करेंगे तो हम इसी मेथड के साथ जाएंगे आगे। पर अगर सपोज दैट आपको कोई शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए इसके बारे में, तो वो सॉरस लॉ है। कैसे करते हैं हम सॉरस लॉ, उसको हम देखेंगे अभी। जैसे हम इस तरह से डिटर्मिनेंट एक्सपांड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, तो सॉरस लॉ में क्या करना है, सारे एलिमेंट को इस तरह से लिख लेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, A1, B1, C1, और फिर से A1 और B1 को रिपीट करेंगे। सेकंड रो क्या है, A2, B2, C2, फिर से A2 और B2 को रिपीट करेंगे। थर्ड रो क्या है, A3, B3, C3, and again we will repeat A3, B3. Then mark it in downward sense. Downward sense में हम इसको एक मार्क करेंगे, A1, इस तरह से डाउनवर्ड सेंस में। ठीक है, फिर B1, C2, इसे भी हम डाउनवर्ड सेंस में मार्क करेंगे, बराबर है क्या। फिर C1 और इस तरह से। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड सेंस में जो हम दिखा रहे हैं उसको क्या करेंगे, A1, B2, C3 पहली लाइन, प्लस B1, C2, A3 सेकेंड लाइन, और थर्ड लाइन में C1, A2, A3 इस तरह, A2, B3 इस तरह से लिख लेंगे। अब ये होने के बाद हम अपवर्ड लाइन बनाएंगे। अपवर्ड लाइन कहाँ से शुरू करेंगे, A3, B2 और C1 से, पर इसको अपवर्ड लाइन देते समय हम माइनस करेंगे, A3, B2, C1, फिर B3, C2 और A1, फिर से उसे माइनस ही देंगे, B3, C2, A1, फिर C3, A2, B1 इस तरह से, माइनस C3, A2, B1। तो अगर हम ये इससे सॉल्व करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वही वैल्यू मिलेगी जो हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से सॉरस लॉ अच्छी तरह से समझ गया होगा। ये आप पर है कि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय किस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं वो आपको लास्ट प्रॉपर्टी फिर से एक बार समझाता हूँ कि सपोज दैट हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, suppose that we have a determinant 1, 2, 0, -3, 4, 2, 5, 3, 1। इस तरह से हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है। सपोज दैट आई वांट टू चेंज थर्ड रो ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, तो मुझे थर्ड रो चेंज करना है, इसलिए आई विल राइट R3 इन दिस वे। और चेंज करते समय मैं कैसे चेंज कर रहा हूं इसे, R1 जो फर्स्ट रो है उसको मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और
ऐड किसमें कर रहा हूँ, corresponding element of R3 में. Already we have gone through this property, but again I am repeating for the perfection. What is the statement of this property? Multiplying by any constant number, this is constant number, it can be any real number, multiplied by any constant number to all elements of a given row, in bracket we can write or column, multiplying by any constant number with multiplying by any constant number to all elements of a given row and adding it to corresponding element of any other row, and adding it to corresponding element of any other row will not change value of determinant. Okay, so we will write this as इक्विवेलेंट यानी हम 3 लाइन से दिखाते, इक्विवेलेंट यानी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में लिखेंगे. अब मैंने पहले R3 लिखा है तो चेंज सिर्फ R3 में होगा. सो 1 2 0 -3 4 2. अब R3 कैसे लिखेंगे, 5 5 और R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, उसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर 3 आएगा, सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट यानी थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, -3 × 2 6. फिर से आएगा 3 × 2 यानी क्या, R1 का एलिमेंट जो है सेकंड 2 है, फिर R3 का एलिमेंट क्या है 1 लास्ट एलिमेंट, और R1 का क्या है 0, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. तो हमारा आंसर आएगा 1 2 0 -3 4 2 2 -3 1. अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसकी वैल्यू कुछ निकालेंगे और इसकी वैल्यू कुछ निकालेंगे तो दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है. सो multiplying by any constant number to all elements of a given row, multiplying by any constant number to all elements of a given row and adding it to corresponding elements of another row will not change value of determinant. ठीक है, आप सबको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझी क्या? हेलो, यस सर. इसके लिए पूरी Yes, की sir. पूरी छूट है, लेकिन यह बंदिश है कि ग्रहण के समय इसमें कुछ डाउट है आपको इस प्रॉपर्टी में? डू यू हैव एनी डाउट फॉर दिस प्रॉपर्टी? अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी. हाँ ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सारे हो गए. अब हम आगे जाते हैं. हमारा अगला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिटर्मिनेंट का, दैट इज टाइटल्ड एज क्रैमर्स रूल. ये 10th स्टैंडर्ड में था क्या आपको? क्रैमर्स रूल हो चुका है? हाँ सर. Yes, sir. अच्छी बात है. Yes, sir. उनके लिए भी किसी भी प्रकार की रोक म्यूट योरसेल्फ, ऑल स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ. बिल्कुल उपलब्ध है. उनके लिए भी सो क्रैमर्स रूल, अब आपने 10th स्टैंडर्ड तक शायद 2 वेरिएबल के लिए पढ़ा होगा. हम यहाँ पे 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दोनों के लिए क्रैमर्स रूल यूज करेंगे. Hello. So in 11th standard and for JEE we will discuss Cramer's rule for 2 variable as well as 3 variable. What is Cramer's rule? Cramer's rule is a method of solving equations in 2 variable or 3 variable with the help of determinant. Solving equation, it means that we have to find values of the variables. If we have 2 variables x and y,
then we will go for finding x and y variables. So whenever there is a equation having two variables, then we will have a determinant of order 2. Whenever there is an equation having three variables, then we will have a determinant of order 3. So it is very simple method of solving equations. Let's see Cramer's rule. Okay. First of all, I will explain Cramer's rule for solving determinant for two variables. Suppose that we have a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y equals to c2. We are going to solve these two equations. Actually, solving equations by normal method, all of us are aware with this. How to solve these two equations? We have studied it in 8th standard already. But if we are going to solve it by Cramer's rule, then we will write equation in this way: equation 1, equation 2. Then we will write determinant A. What is determinant A? This is a determinant of coefficients. Determinant of coefficients. Coefficients. अब determinant of coefficients यानी क्या? A1, B1, A2, B2. A1, B1 और A2, B2 ये क्या हो गए? कोएफिशिएंट. जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे ऊपर पहले इक्वेशन में A1 है, y का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में B1 है, और सेकंड इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट्स क्या है? A2 और B2. सो A बना डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स बन गया. ठीक है. उसके बाद हम एक दूसरा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट B. वैसे तो इतनी कुछ जरूरत नहीं है करने की, पर ठीक है. ठीक है, हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट सफिशिएंट है, बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट आपको समझ गया क्या? अब एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट हमें मिल गया तो करेंगे क्या? x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ax अपॉन a एंड y इक्वल्स टू ay अपॉन a. अब व्हाट इज ax? तो a तो हमें मिल गया ऑलरेडी, a हमने निकाल लिया. व्हाट इज a? a इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स, जो मैंने यहाँ पे दिया है. देखो ये जो a है, ये मैंने ये यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, ये भी ये वही है. अब ax कैसे निकालेंगे? तो ax यानी ax के लिए हमें क्या करना है? जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम a1 और a2, इसको हमें कांस्टेंट नंबर c1 c2 से रिप्लेस करना है. c1 c2, और दूसरे कॉलम को वैसे ही रहने देना है. हाउ कैन वी ऑब्टेन ay? पहले कॉलम को वैसे ही रहने देंगे और सेकंड कॉलम को हम कांस्टेंट नंबर c1 c2 से रिप्लेस करेंगे. तो अब हमारे पास ax है, ay है, a भी है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है हमें पता होता है. और जस्ट ये रेशियो अगर लेंगे तो वी विल गेट x एंड वी विल गेट y. दिस इज हाउ वी कैन यूज मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, or equations, linear equations in two variables. This is Cramer's rule. Now let's see for equations having three variables. Suppose that we have any another determinant, or suppose that we have three equations: a1x plus b1y plus c1z equals to something d1 से, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं. तो हमें अब इन तीन इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है. देखो, जब इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थे, जब दो ही इक्वेशन थे, तो वो हमें नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना बहुत इजी है. पर अब ये तीन इक्वेशंस जब आएंगे और अगर हम नॉर्मल मेथड यूज करेंगे तो हमें परेशानी होगी और वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. इसलिए ये इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल जो है,
वो हम क्रैमर्स रूल से अगर सॉल्व करेंगे तो वो हमें बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर से हम डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। और जैसे 2 वेरिएबल के लिए होता है उसी तरह से 3 वेरिएबल के लिए भी है। जैसे x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, ax अपॉन a, y इक्वल्स टू ay अपॉन a एंड z की वैल्यू कैसे आएगी, az अपॉन a। और इसमें कोई नया फॉर्मेट नहीं है, ये फिर से वही होगा, ऑलरेडी हमारे पास a तो दिया हुआ है। अब हम ax कैसे निकालेंगे, ये जो पहला कॉलम है उसकी जगह हम कांस्टेंट टर्म d1 d2 और d3 डाल देंगे, हो गया ax। और हमें ये डिटर्मिनेंट और ऑर्डर 3 सॉल्व करते आता है, उसका रेशियो लेंगे और x मिल जाएगा। उसी तरह से जब ay निकालना है तो हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 से। और उसी तरह से जब हमें az निकालना है तो थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट नंबर से। और इसी तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वी विल गेट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इजीली। आपको ये मेथड समझ में आई क्या? यस यस सर। कैसे सॉल्व करना है फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सपोज दैट, जैसे मैंने एक बार फिर से कहा कि 10th स्टैंडर्ड में आपने 2 वेरिएबल तक का स्टडी कर लिया है। वैसे तो 2 वेरिएबल के अगर इक्वेशन आते हैं तो हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो इट बिकम्स इजियर। Multiply by something to equation 1, multiply by something to equation 1, and subtracting we will get one term, and then replacing that one term in any one of the equation we will get second term. In this way we have solved this in 8, 9, 10th standard. For 2 variable it is very easy, so there is no need to use Cramer's rule for 2 variable in JEE. But whenever it is about 3 variables, then Cramer's rule is the best method to solve equations in 3 variables. And how to solve that equations already I have told you, but again repeating, prepare determinant of coefficients as a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. then how will you find x? X is equal to ax upon a, और जैसे यहाँ पे लिखा है dx upon d भी हम कर सकते हैं, उस तरह से भी हम ले सकते हैं जो 10th स्टैंडर्ड तक लिया है। अब x कैसे निकालेंगे, जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट a दिया हुआ है उसका पहला कॉलम हम कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस कर डालेंगे, हो गया खत्म। अगर हमें ay निकालना है तो सेकंड कॉलम हम कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस करेंगे, और az निकालना है तो हम थर्ड कॉलम कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस करेंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हमें सॉल्व करते आता है, जस्ट रेशियो लेंगे और x y z हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग डिटर्मिनेंट ऑफ क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। क्या आप सबको ये समझा क्या? क्रैमर्स रूल अच्छी तरह से आपको समझ गया? यस सर। ओके, तो एक बार हम टेक्स्ट बुक थोड़ा देखते हैं, टेक्स्ट बुक में कुछ है क्या और? यस सर। मैं टेक्स्ट बुक शेयर कर रहा हूँ आपको, अभी हम देखते हैं। 11th की बोर्ड की टेक्स्ट बुक हम शेयर कर रहे हैं अभी। देखो, हमने को फैक्टर का स्टडी कर लिया, माइनर का स्टडी कर लिया। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो, यस सर। आपको स्क्रीन दिख यस रही है? सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये हो गया को फैक्टर का सब्जेक्ट, हो गया हमारा पूरा क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमने लिए, प्रॉपर्टीज भी हमने पूरी स्टडी कर ली। उसके बाद हाँ, एक आपको बोलना रह गया है डायगोनल एलिमेंट, वो भी बोल लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो, उसके बाद ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में हम क्रैमर्स रूल ऑफ 3 वेरिएबल देख रहे हैं। ये भी ओके हो गया है, बोर्ड का तो बोर्ड लेवल तक का हो गया है। हाँ बोलूंगा, नहीं बेटा चल रहे हो लेक्चर मारो, लेक्चर चल रहे बेटा, कंटिन्यू है।
तो हमारा क्रैमर्स रूल भी कंप्लीट हो गया है। उसके पहले एक पॉइंट दिया हुआ है बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बोर्ड टेक्स्ट बुक में अब सपोज दैट हम डिटर्मिनेंट जब कंसिडर करते हैं, व्हेन वी कंसिडर, एक मिनट है जरा प्रॉपर बैठ जाता हूँ। हाँ। क्या चल रहा था हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 या 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी देखा है कि इट इज ऑलवेज इन द स्क्वायर फैशन। डिटर्मिनेंट ये स्क्वायर फैशन में होता है, बराबर है क्या? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर फैशन है तो स्क्वायर को डायगोनल भी होता है। जब हम नॉर्मल स्क्वायर देखते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर की, तो उसमें 2 डायगोनल होते हैं इस तरह से, बराबर है क्या? जो अपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपरली। स्क्रीन नहीं आई क्या? एक मिनट। अगर हम कंसिडर करते हैं स्क्वायर को, तो स्क्वायर को सपोज दैट ABCD, अगर हम ये ले लेते हैं ABCD ले लेते हैं, तो क्या है? एक AC डायगोनल होता है और एक DB डायगोनल होता है, ठीक है ना? इस तरह के 2 डायगोनल होंगे स्क्वायर को। पर जब हम डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं, सपोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ले लेते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट लिया, इसका ऑर्डर 2 लिया, तो इसको भी 2 तरह के डायगोनल होंगे डेफिनेटली, एक 5 4 और एक 2 6। पर हम मैथमेटिक्स में ये जो 5 4 वाला डायगोनल है डिटर्मिनेंट का, उसे कंसिडर नहीं करते। हमारे लिए जो डिटर्मिनेंट का डायगोनल होगा वो यही होगा 2 6। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ध्यान में रखना है, ये जो 2 6 है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो 2 और 6 है, इसे कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। यानी अगर आपको किसी ने पूछा कि डायगोनल एलिमेंट्स इसमें कौन से है, 4 5 है या 2 6 है, तो आपका 100% जवाब क्या रहेगा? 2 and 6। ये ज्योमेट्रिकल फिगर में AC और DB इस तरह से 2 डायगोनल हो गए, पर डिटर्मिनेंट में जब हम कंसिडर करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही डायगोनल होगा, और इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और उसमें जो भी एलिमेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमारे पास इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट है, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन बना? ये 1 1 1 वाला। और ये जो नीचे वाले 0 है, ये these are the elements below principal diagonal, और ऊपर वाले 0 these are the elements above principal diagonal। आपको समझ में आई बात? तो अब देखो हम सर 0 0 भी तो एलिमेंट हो सकते हैं ना? 0 0 भी डायगोनल हो सकते हैं ना? डायगोनल हाँ हो सकते हैं। एंड पॉइंट पे थे। नहीं, एक मिनट मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। एक मिनट 1 0 1, एक मिनट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें डायगोनल कौन सा हुआ? 1 1 डायगोनल है सर, बट 0 0 भी तो हो सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि यानी वो आपको दोनों भी तो। एक मिनट ये आपका बोलना ये है क्या? हाँ, ये 2 0। नहीं इस ये डायगोनल पे नहीं ना, डायगोनल ये एक ही है ना। देखो ये डायगोनल। नहीं सर, वो 2 0 नहीं, वो हाँ 2 0 नहीं सर। हाँ 1 मिनट में पेन ऑन करूँ क्या सर? हाँ करो। ये वाला 0 और ये वाला 0, नहीं ये वाला। हाँ समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। तो वो डायगोनल पे नहीं है ना। हमारे लिए डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या कहा? देखो डिटर्मिनेंट अगर है सपोज दैट ABC XYZ और PQR है, तो स्क्वायर के लिए अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर कंसिडर करेंगे तो ये और ये दोनों डायगोनल होंगे ज्योमेट्रिकल फिगर के हिसाब से। पर डिटर्मिनेंट में हम P Y और C इसको डायगोनल नहीं कंसिडर करते।
डिटर्मिनेंट में अगर हमें डायगोनल अगर कंसीडर करना है तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे? सिर्फ ये AYR वाला, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे ही हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। यानी यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है? A, Y और R। क्लोज योर पेन, स्टॉप योर पेन, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? 159। 159। हाँ बस 159, सिंपल। ये डायगोनल एलिमेंट्स है। अगर आपको किसी ने पूछा कि 753 डायगोनल है क्या, तो है, वो भी डायगोनल एलिमेंट्स है, पर वो हम ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर लेंगे तब कंसिडर करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हमें 7 5 और 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते, 1 5 और 9 ही कंसिडर करते हैं। ध्यान में आया? ओके सर। ओके। अब यस मैं सर। अब डिटर्मिनेंट को अपन हम फिर से प्रॉपर फैशन में लिखते हैं। हमारा फैशन क्या है डिटर्मिनेंट लिखने का? डिटर्मिनेंट लिखने का हमारा फैशन होता है AIJ। अब सपोज दैट ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, तो हमारे पास क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21 सेकंड रो, A22, A23, A31, A32, A33। ये तो आपको पता है। अब आपको ये समझ गया है। अब आपको इस पर से ध्यान में आएगा कि यहाँ पे A11, A22 और A33 ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। और A11, A22, A33 ये डायगोनल एलिमेंट्स है। आप सबको समझ रहा है क्या? हेलो? यस। Yes, sir. A11, stop, mute yourself. A11, A22, A33 ये क्या है? ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से, सॉरी, यानी ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और इस पर जो एलिमेंट आएंगे उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। तो अब इस डिटर्मिनेंट के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कौन कौन से है? A11, A22 और A33। इसका मतलब आपको समझ रहा है? देखो A11 इसका मतलब यहाँ पे ये जो AIJ एलिमेंट होता है उसमें I इक्वल्स टू J होता है। A22 इसमें भी I इक्वल्स टू J, A33 में भी I इक्वल्स टू J है। इसका मतलब अगर हम AIJ I इक्वल्स टू J इस कंडीशन को लेंगे तो AIJ I इक्वल्स टू J ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, देखो A12, A13, A21, A23, A31, A32 ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। इसका मतलब AIJ I नॉट इक्वल टू J ये सारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नॉन डायगोनल। और जब भी हमें डिटर्मिनेंट में, हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हमें डिटर्मिनेंट में I इक्वल्स टू J कंडीशन आएगी, इसका मतलब वो जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट ही होगा। आप सबको डायगोनल एलिमेंट की कंसेप्ट समझ में आई? यस सर। सो किसी भी डिटर्मिनेंट में AIJ, किसी भी डिटर्मिनेंट में AIJ whenever I equals to J means that that element is a diagonal element and it lies on principal diagonal। और जब भी I नॉट इक्वल टू J होगा तो इसका मतलब वो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा। इसका मतलब वो डायगोनल के ऊपर होगा या डायगोनल के नीचे होगा। आपको ये बात समझ में आ गई? हेलो? यस सर। फिर से रिपीटेशन की मेरे हिसाब से इसमें कोई जरूरत नहीं, सिंपल टॉपिक था, समझ गया होगा सबको अच्छी तरह से। देखो आज स्टूडेंट बहुत कम है, काफी स्टूडेंट ने शायद वो इंफॉर्मेशन ली नहीं होगी। अभी हमारा पहला सेशन 1 मिनट का बाकी है, तो आज हम कंटिन्यू नहीं करते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और कल हम जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जितना भी कंटेंट बचा हुआ है थ्योरेटिकली, कल हम वो फाइनल कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम डे आफ्टर टुमारो यानी मंडे से क्या करेंगे, बोर्ड टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं अलग अलग तरह के, उसमें से कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स या सब टाइप का एक एक प्रॉब्लम मैं आपको समझा के दूंगा, ठीक है?
ओके सर। ओके यस सर श्योर। टाइम अप हो रहा है, हम कल बच्चे भी बहुत कम है तो उनका भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो गुड डे टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय सर बाय। बाय 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 बाय।